देखो शुक्ला जी, अपन को नए सिरे से चीजें तो सोचना पड़ेंगी। जी। हर पार्टी के सभी पार्टियों ने ये सिद्ध कर दिया है कि वो एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। जी। ठीक है ना? ये बात आप मानते हैं कि नहीं? जी सर जी। यदि कांग्रेस महादुष्ट है तो भाजपा भी दुष्ट तो है ही, सज्जन तो बिल्कुल नहीं। हाँ। मतलब ये कंपटीशन महादुष्ट और दुष्ट में हो सकता है, लेकिन दुष्ट और सज्जन में नहीं है। हाँ, दोस्तों सज्जन में। राइट? तो जी। भाजपा भी दुष्ट है। अब बताइए कि जब उसने 2016 में 500 और 1000 के नोट का डिमोनेटाइजेशन किया था, तो एज ए सिटिंग डीजी प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिखा था जिसमें 18 पॉइंट थे। जी। और उसके 3-4 महत्वपूर्ण पॉइंट मैं रिपीट करना चाहूंगा, जिसमें था कि जब आपने जनधन योजना में सभी के अकाउंट खोल दिए हैं, तो यदि कुछ के अकाउंट रह गए हैं तो घर घर अधिकारी को भेज के उन अकाउंट को खुलवा दिया जाए। जी। और ये एक्सचेंज बिजनेस बंद किया जाए, खाता केवल बैंक अकाउंट में ही होना चाहिए। जमा करिए आप, राइट? जमा करना अलग प्रक्रिया है, निकालना अलग प्रक्रिया है, राइट? जी। फिर उसमें तीसरी सलाह थी कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड को मास में प्रिंट करा के हर खाता धारक को प्रोवाइड कर दीजिए। हाँ। चौथा उसमें था कि आप पीओएस मशीन्स को जितने जल्दी हो सके सभी महत्वपूर्ण जगहों पर पहुंचा दीजिए, जिससे लोग बाग अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड से उपयोग में लाते हुए उन्हें जो है इस करेंसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो धीरे धीरे आपको जो छापना है, भेजना है, करना है, एटीएम वेटीएम वो सब कर लीजिए। ठीक है ना? जी। फिर अगला था कि जहां पर पुअर कनेक्टिविटी और बैंकिंग नहीं है, वहां जी। पर मोबाइल एटीएम भेज दीजिए। हाँ। राइट? जी। लेकिन लेकिन ये सब ना करके करने का मकसद तो कुछ दूसरा था। यही कारण है कि जितनी करेंसी सर्कुलेशन में थी, उससे ज्यादा करेंसी बैंक में लौट लौट के आई है। इसका मतलब है हमारे बैंकों ने काउंटर फिएट करेंसी को भी स्वीकार किया है। हाँ। ठीक है ना? और आप, उसका उसका बर्डन टैक्स पेयर पे आया। हाँ, वो टैक्स पेयर पे तो आएगा ही, और साथ में जो डिमोनेटाइजेशन का उद्देश्य है उस वो खत्म हो गया ना। फिर आप बताइए, वो पूरा नहीं हुआ। डिमोनेटाइजेशन के जो 5-6 उद्देश्य हैं वो कोई पूरे नहीं हुए। फिर जी। एक भी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ ना, तो फिर काय के लिए डिमोनेटाइजेशन किया था? नंबर वन। हाँ। नंबर टू, अभी जो आपने डिमोनेटाइजेशन किया है, मुझे लगता है कि मैथिली शरण गुप्त के दबाव में हुआ है। क्योंकि मैं रोज रोज ये कहता था कि आप ये बताइए कि 1000 का बड़ा नोट था साइज में, अब 2000 का छोटा नोट लेके आए हैं, जो दिखने में जो है ना चूरन के नोट जैसा या लॉटरी टिकट जैसा दिखता है। राइट? जी। और और क्या इसका मकसद केवल यही है कि पहले यदि घूस देना है, तो जो घूस पहले 3 बैग में आती थी, 3 सूटकेस में आती थी, अब वो एक में आ जाएगी? एक में आ जाएगी। ये बात मैं रोज कहता था। राइट? और प्रचलन के बाद आपने देखा होगा कि ये 2000 के नोट दिखाई भी नहीं दिए। हाँ, नहीं, वो जो है ना धीरे धीरे बैंक में पहुंच गए, और या जो है ना जिनके पास घूस पहुंची है उनके पास पहुंच गए वो। हाँ, वो तो काला धन काला जिनके धन पास काला धन संबंधित। है, घूस का धन है, वो जब उनके यहाँ पहुंच गया। अब अभी आपने जब सितंबर तक जो है 2000 नोट के डिमोनेटाइजेशन का आदेश जारी कर दिया है, तो हाँ। 2000 नोट तो आम आदमी के पास तो है नहीं। ठीक है ना? जी। बिल्कुल सही। तो जिसके पास है उसके पास बैंक का खाता तो 200% है। हाँ। जिसके पास 2000 का नोट होगा उसके पास बैंक का खाता होगा, ये 200% पक्का है कि नहीं है? हाँ, बस उसको जमा करने वाली प्रक्रिया में डालना चाहिए था, मैंडेटरी कर देना चाहिए। उसे बैंक खाते में ही जमा कराया जाएगा। जी। नंबर वन। नंबर टू, जो व्यक्ति जमा करने आएगा, जैसे आपके बैंक खाते में मैं जमा करने पहुंच जाऊं, तो मेरी आइडेंटिटी भी कैप्चर होना चाहिए। क्योंकि कल आपको फंसाने के लिए मैंने अपना पैसा आपके खाते में डाल दिया, कल आप जवाब देते फिरेंगे कि कहां से आया पैसा। तो एक पैसा मैथिली शरण गुप्त ने आपके खाते में जमा किया है, इसके प्रूफ और इसकी आइडेंटिटी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? जी। तो ना केवल खाते में, बल्कि खाते में कौन जमा करा रहा है, वो डॉक्यूमेंट भी स्कैन करके बिना क्वेश्चन पूछे उस ट्रांजेक्शन के साथ उसे डॉक्यूमेंट को अटैच कर दिया जाए।
जो जी। बिरले केसेस में जांच आएगी उसमें जो ना देखेंगे क्या डॉक्यूमेंट आया क्या डॉक्यूमेंट नहीं आया। हाँ, जहाँ बड़ी करेंसी ज्यादा पैसा आया है वहाँ जहां तो। नहीं बड़ा पैसा जहां करोड़ों में आया जाए वो देख लेंगे। लेकिन इन राजनेताओं की सोच उल्टी है ना। ये तो उन्हीं लोगों के साथ हैं जिनके पास वो पैसा है। हाँ नहीं, उसमें वो सब प्लान्ड वे में हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तो हम ये कह रहे हैं कि ये प्लान्ड वे में देश के साथ देशद्रोह नहीं है क्या, देश देश के साथ दुष्टता नहीं है क्या ये। हाँ हाँ, एक जो है बहुत पढ़ा लिखा देशद्रोह तो मैं यही कह रहा हूं कि अब ये बताइए हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, है। ये इन्होंने वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 जो कि असंवैधानिक है, जो कि अतार्किक है, जो कि गलत है। देखिए वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 तीन मूल सिद्धांत प्रतिपादित करता है। जी पहला सिद्धांत क्या कहता है वो कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो स्थान जिस धर्म के लिए जिस जगह के लिए यूज हो रहा है उसी के लिए यूज होता रहेगा। ये हाँ, स्टेटस को मेंटेन रहे वही। हाँ नंबर वन। हम्म। नंबर अब 15 अगस्त 1947 का क्या मकसद है, क्योंकि जितने भी आताताई और आक्रमणकारी आए हैं वो तो अंग्रेजों के पहले आए हैं। राइट। हाँ, राइट। जी। मेरी जानकारी में अंग्रेजों ने तो कोई मंदिर और कोई भी धार्मिक बिल्कुल स्थान सही पर। कहा, अंग्रेजों ने कोई तोड़फोड़ नहीं की। हाँ। उन्होंने उल्टे रिस्पेक्ट किया था यहाँ के सारे धर्मों का, कोई उन्होंने उन्होंने जो है उसके उसका लिटरेरी वर्क किया, उसके नोटिफिकेशन बनाए, उसको गजट में पब्लिश कराया। नहीं। उन्होंने उन्होंने उस तरीके का काम किया। राइट। जी तो जब जो है ये आताताई आक्रमणकारी कारी जो कारी यहाँ आए जिन्होंने बड़ी संख्या में हत्याएं की, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, उन्हें दोनों दिनारों में बेचा, और और उनको जो है इस बात के स्तूप भी लगाए जो आज विद्यमान है, मतलब वो स्तूप अभी भी है, ठीक है ना। जी और उन्होंने ये अपना क्रूड डिस्प्ले ऑफ पावर रखा कि इन धार्मिक स्थानों को तोड़ना अपनी शक्ति प्रदर्शन का तरीका बना लिया। राइट। जिसमें वजू पे कुल्ला का मतलब शिवलिंग पे कुल्ला करना सबसे अभद्र है। अपन उस पर थोड़ा देर से आ रहे हैं, पहले अपन धीरे से चलते हैं, एक क्रम में चलते हैं तो आप ज्यादा अपन विषय के साथ जो है ना न्याय कर पाएंगे। जी तो क्रम से चलेंगे तो विषय के साथ न्याय होगा। तो जी तो जो ये क्रूड डिस्प्ले पावर है इसको मैं मैथिली शरणगुप्त इस ढंग से देखता हूं कि उन्होंने आताताई आए, आक्रमणकारी आए, उन्होंने हत्याएं की, उन्होंने महिलाओं के साथ बलात्कार किया, उन्हें बेचा, और भारत माता के जो सबसे सुंदर श्रृंगार थे, जो कि वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण थे मंदिर के रूप में, जी उनको तोड़ा और उनके ऊपर भद्दी इमारतें उन्हीं के मलबे से बना दी। जी भद्दी इमारतें उन्हीं के मलबे से बना दी, सुंदर इमारतें नहीं बनाई, भद्दी हाँ इमारतें उन्हीं के मलबे से बना दी। ठीक है जी ना। जी अब ये बताओ, ये कहना कि 15 अगस्त 1947 इसका मतलब क्या है कि जो आताताई और आक्रमणकारी आए उन्होंने जो भारत माता के चेहरे को विकृत किया, जख्म पहुंचाए। हम ये कह रहे हैं भारतवासियों से कि हे भारतवासी, हम दुष्ट राजनेता हैं। इन आताताइयों ने जो भारत माता को क्रूरता दी है, हे गुलामों की मां और जी गुलामों, तुम्हारी मां इसी क्रूरता के साथ रहेगी। क्या आप भी इसी तरीके से इस एक्ट को पढ़ते हो जैसा मैं पढ़ रहा हूं। हाँ, तो सही कह रहे हैं सर कि नहीं उसका। मतलब ये क्या ये सटल संदेश भारतीयों को दिया गया कि हे भारतीयों, तुम साले अभी भी गुलाम हो, और तेरी भारत माता भी गुलामों की माता है। जो कुरूपता और जो जख्म उसको समय समय पे इतिहास में दिए गए, तू उन्हीं जख्मों के साथ जी। एटलीस्ट मैं ऐसा इसे पढ़ता हूं। राइट। जी फिर आपने तीसरा सिद्धांत किया कि राम जन्मभूमि को छोड़कर अन्य जितने भी परवाद, जितने भी विवाद, जितने भी केस किसी भी कोर्ट में चल रहे हैं, राम जन्मभूमि को छोड़कर उन सभी नियमों को, उनको परवादों को इन्हीं जो है इसी सिद्धांत के तहत नस्तीबद्ध कर दिया जाए, फाइल कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए। जी
ये बहुत गलत बात है कि नहीं है? गलत है सर। अब सेक्शन 4 जो कह रहा है कि हे भारतीयों, हे गुलाम, और अब भविष्य में तुम न्याय का दरवाजा भी नहीं खटखटा सकते हो। तो सेक्शन 4 जो है, न्यायालयों से कॉग्निजेंस लेने का हक छुड़ा लिया उसने। मतलब न्यायालय आपकी बात नहीं सुनेगी और भारतीयों को न्याय की भीख मांगने का हक नहीं। अब हाँ मैं इस बात को दूसरे ढंग से कहना चाहूंगा जी कि भारत के संविधान के हिसाब से ऐसा कोई भी नियम कानून नहीं बनाया जा सकता है जिसमें रिकोर्स टू जस्टिस ना हो। जी। संविधान का जो भावना है उसमें ऐसा कोई कानून ही नहीं बन सकता है जिसमें कोई भी चीज की जाए उसको न्यायालय में चुनौती ना दी जा सके। राइट? जी इस केस में आपने रिकोर्स टू जस्टिस, रिकोर्स टू कोर्ट ब्लॉक कर दिया है, तो ये एक्ट असंवैधानिक हो गया कि नहीं हो गया? जी। तो आप ये बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी को इस एक्ट को क्यों जो है ना रिपील नहीं करना चाहिए? हाँ, अब अपने पास मेजॉरिटी है, इसको जो है खत्म नहीं, कर। लेकिन लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तो कहा कि हम नहीं रिपील करेंगे। हाँ तो अल्टीमेटली फिर वहीं आ जाती है कि वोट का कुछ हिस्सा चाहते हैं कि वो बना रहे। नहीं नहीं, हिस्से वाली बात नहीं है। मेरा हाँ कहने का मतलब है कि आप फिर हमसे यही कहना चाहते हो कि चाहे हम भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, हे दुष्ट भारतीयों, हम अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए ही जो है ना सब मुद्दों को जीवित रखेंगे। यदि मुद्दे खत्म हो जाएंगे तो मैं सत्ता में कैसे आऊंगा, इसलिए तुम और तेरी भारत माता इसी क्रूरता के साथ जिए। जी। मैं इसको इस ढंग से पढ़ता हूँ। काफी हद तक सही है सर, वही बात है। अच्छा, अब आप ये बताइए, जब आपका 15 अगस्त 1947 की डेट दी गई है, तो हाँ। मजिस्ट्रेट किस ओरिजिनल स्वरूप को जानना चाहता है? ओरिजिनल स्वरूप को जानने की इजाजत क्या आपको ये वर्शिप प्लेसेस एक्ट दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। वो तो एक सिद्धांत दे रहा है कि 15 अगस्त 1947 को क्या स्थिति थी, बस उसी, दैट इज द ओनली गाइडिंग प्रिंसिपल। तो आपको मूल स्वरूप जानने का हक है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको मूल स्वरूप जानने का हक है क्या? खत्म कर देता है वहीं पे। तो इसका सबसे सरल उपाय क्या था कि हम इस एक्ट को रिपील कर देते। हम्म। ये एक्ट जो है, कांग्रेस की नरसिम्हा सरकार ने 1991 में, जो कि स्वयं जो है कॉलिशन गवर्नमेंट थी, बैसाखी की सरकार थी, तो उसे हाँ आज जो है ना पूरी तरह से स्थापित सरकार क्यों जो है ना नहीं बंद कर रही है? हाँ, हटा सकती है। नहीं नहीं, उसे हटाना चाहिए। हाँ। अदरवाइज उसे कोई हक नहीं है मंदिर निर्माण करने का। नहीं, यदि वो आप मूल काम नहीं कर रहे हैं तो आप जो, आपको कोई हक नहीं है। मंदिर निर्माण का श्रेय भी लेना चाहते हैं और इधर मुस्लिमों के तुष्टीकरण भी करना चाहते हैं। सवाल ये नहीं है, आपको ना हिंदू ना मुस्लिम किसी का तुष्टीकरण नहीं करना है। आर्टिकल 25 का आप जो है पालन कराइए। तो आर्टिकल 25 क्या कह रहा है कि भारत के हर नागरिक को उसकी अपनी आत्मा के अनुसार, अपनी कॉन्सेंस के आधार पर जो धर्म लगे, अच्छा लगे, वो मानने के लिए स्वतंत्र है। जिस हाँ। धर्म का वो प्रचार करना चाहे वो प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है। तो मैं शुक्ला जी आपसे पूछता हूं, हिंदू हाँ। होने के नाते क्या आप ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा? हाँ, कह सकते हो क्या आप? हम ये ऐसा आर्टिकल 25 का उल्लंघन है कि नहीं? वो तो उल्लंघन है। उल्लंघन है। और ये मुस्लिम जो अभी इन्होंने किया है, उदयपुर में किया या कहाँ पे किया, कि हिंदुस्तान में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना होगा, नहीं, क्या ये आर्टिकल 25 का उल्लंघन नहीं है? ये तो रोज वायलेशन कर रहे हैं सर, इनको एक तो। एक मिनट में क्रम से चले तो मजा आएगा, नहीं तो चीजें जनरलाइज हो जाएंगी। ठीक है? हाँ। तो अभी इन्होंने उदयपुर में जो अल्लाह अकबर कहा है, ये आर्टिकल 25 का उल्लंघन है कि नहीं है? है सर। ये किसको इजाजत है? ये हिंदुस्तान किसकी जागीर हो गई जो ये कहे कि जय श्री राम कहना पड़ेगा या अल्लाह अकबर कहना पड़ेगा? ये हक किसको है कि मेरा धर्म मानो नहीं तो तुम काफिर हो, मैं तुम्हारा सिर धड़ से जुदा कर दूंगा और मुझे बदले में जन्नत भी मिलेगी और 72 हुरें मिलेंगी? ये शुद्ध आर्टिकल 25 फंडामेंटल राइट टू रिलीजन का उल्लंघन है कि नहीं है, बताइए। है सर। तो इसमें मैं रोज जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि 4 सेक्शन का एक एक्ट बना दीजिए जिसका नाम रखिए प्रोटेक्शन
ऑफ फंडामेंटल राइट टू रिलीजन, राइट। जी। और जो कोई भी इसका उल्लंघन करे, चाहे वो किसी भी धर्म विशेष का हो, वो सभी जो है इसको एक संज्ञेय अपराध बना दिया जाए, राइट। जी। और फिर दूसरा, उसे अजमानती कर दिया जाए, और न्यायालय भी उनकी जमानत नहीं ले सकती है। न्यायालय केवल एक ही परिस्थिति में जमानत ले सकती है, जब दी गई शिकायत झूठी हो। हाँ। तो यदि शिकायत झूठी नहीं है तो आपको जेल से मुक्ति नहीं मिलने वाली है, ठीक है ना। जी। फिर तीसरा, जो क्राइम फ्री भारत की 5 सर्टेनिटी है कि वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 30 दिन से 30 दिन के अंदर, 3 दिन से 30 दिन के अंदर आपको न्याय मिल जाएगा। तो जजमेंट 30 दिन की सीमा में कराया जाए, और सजा 15 साल से कम नहीं होगी। 15 ईयर इज द मिनिमम पनिशमेंट, राइट। और सेक्शन 4 कहेगा कि जो अपराधी सिद्ध होगा उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, और यदि इस व्यक्ति के पीछे कोई संस्था खड़ी हुई है तो उस संस्था को अवैधानिक घोषित करते हुए उसकी भी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। अब मैं आपसे बहुत छोटी सी बात पूछ रहा हूं, यदि हमें 4 सेक्शन का एक्ट बना दें जो कि 15 मिनट में पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मेजोरिटी तो आपके पास है जी। और ये किसी का फेवर नहीं है, किसी का नुकसान नहीं है। हाँ, जो ना, गड़बड़ ना, करेगा ना जो जय श्री राम कहने का जो है ना किसी को हक होगा, ना अल्लाह अकबर कहने का हक होगा, ना कोई ये कह पाएगा कि तुम हमारा धर्म मानो नहीं तो काफिर हो, ना कोई जो है ना दूसरों को मूर्ख बना के धर्म परिवर्तन करा पाएगा। ये सब इसमें अपराध हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएगा। और सभी की संपत्ति जब्त हो जाएगी और 15 साल जेल में सड़ेंगे। तो आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी संस्था की ये औकात होगी कि वो आपके फंडामेंटल राइट टू रिलीजन आर्टिकल 25 का उल्लंघन करे? हाँ, नहीं करेगा। जिसके पास संपत्ति होगी वो तो नहीं करेगा। नहीं, जिसके पास संपत्ति नहीं होगी वो 15 साल जेल में सड़ने के लिए भी तो नहीं करेगा ना। नहीं, वो जैसे पागल ही हो गया है साला, क्रिमिनल है। तो पागल हो गया तो सड़ा रहेगा, और जेल मैनुअल को बदल जेल मैनुअल को बदल देंगे कि धार्मिक सुनो तो सही, जेल मैनुअल को भी बदल देंगे कि जेल में तभी भोजन मिलेगा जब तुम श्रम करोगे। यदि आप श्रम नहीं करोगे तो आप जो है ना भूखे मर जाओ। जेल में मरना जो है ना, हर किसी को स्वतंत्रता होगी। वहां वीडियो कैमरा, उसको मरते हुए दिखाने के लिए वीडियो कैमरा भी लगा देंगे। नहीं समझे ना आप जो है ना, यदि भोजन नहीं करोगे तो नली नहीं डालेंगे, मरो तुम। हम उल्टा वीडियो पे दिखाएंगे कि देखो ये दुष्ट मर रहा है। तो यदि हम इस तरीके के नियम परिवर्तित कर दें तो ये माननीय नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा कठिन काम है क्या? हाँ, लेकिन वो सर अपनी मोनोपोली है, अपने ढंग से करते हैं। अपने अपने ढंग नहीं होता है, देश का हित होना चाहिए। अपना ढंग क्या होता है? आप अपने ढंग के लिए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। किसके लिए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? अपने ढंग के लिए या देश हित के लिए? राष्ट्रवाद के लिए बने, कहते तो राष्ट्रनीति राष्ट्रवाद के लिए। और आपने राजनीति को घटिया कर दिया है। जंतर मंतर में जो बेचारी बिटियां बैठी थी उनको डंडे मार के भगा दिया। बेचारी वो अपने जो है ना मेडल बहाने गई। भला वो कांग्रेस का कम से कम उनमें इतने तो जो है ना वो थी कि भैया ये बड़ी मेहनत से देश का सम्मान है, इसे गंगा में क्यों बहा रहे हो? हाँ, अरे हमारा सर 100 दिन से ऊपर हो गया है। वन पेंशन का केस चल रहा है, मतलब वो धरना पे बैठे हैं लोग।